हेलो बच्चों। दोस्तों, मैं अधूरी शाम का अधूरा किस्सा हूँ। मैं अधूरी शाम का अधूरा किस्सा हूँ। रसायन का वो हिस्सा हूँ। रसायन का वो हिस्सा हूँ जो बिना पढ़े भी आसानी के साथ समझ में आ जाता हूँ। एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ इस बेहतरीन सेशन में। दोस्तों, एल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो चुकी है। आज हमें कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना होगा। काफी सारी प्रॉपर्टीज को हमने लास्ट सेशन में किया था अंडरस्टैंड। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके सफर को आसान बनाने के लिए एक बार फिर से हमारी मुलाकात हुई है। आज एक बार फिर से आप देखने वाले हैं कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिंपल बनाया जा सकता है। जी हाँ, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना होगा। अगर आप कॉन्सेप्चुअली आगे चलते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो देखिए आपके लिए सफ़र बिल्कुल आसान रहने वाला है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, टाइम स्पेंड करना है। जिस प्रकार से हम ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं सभी कॉन्सेप्ट्स को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में, उन कॉन्सेप्ट्स की बार बार प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है। और ये आप देखेंगे लास्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेंड किया टाइम कभी वेस्ट नहीं जाएगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक एंड फिजिकल से भी स्कोरिंग होती है। एज ए केमिस्ट्री टीचर मैं आपको बता सकता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल सिंपल है, सोबर है, आसान है, अगर आप इसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं। उम्मीद है आप मेरे साथ साथ चल रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करते हैं। सोलिबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, इस केमिकल प्रॉपर्टी से आज हमें स्टार्ट करना होगा। ध्यान से देखिए, ऑल एल्कली मेटल्स डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग ब्लू सॉल्यूशन which are conducting in nature. These solution contain ammoniated cations and ammoniated electrons. ध्यान से देखिए किस प्रकार से एल्कली मेटल एम लिक्विड अमोनिया में एग्जिस्ट करती है। X प्लस वाई अमोनिया लिक्विड हो तो देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा यहां से M प्लस और इसके साथ X अमोनिया। इस प्रकार से देखिए X अमोनिया इसके साथ प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ देखिए कितने अमोनिया, Y अमोनिया। कितने अमोनिया, Y अमोनिया। ये हमें अमोनिएटेड कैटायंस मिलते हैं। ये अमोनिएटेड कैटायंस है। ये देखिए अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है। ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है। नोट कीजिए जल्दी से, आई होप आपने नोट किया होगा। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इस प्रकार से सभी एल्कली मेटल्स डिसॉल्व होते हैं। अमोनिएटेड कैटायंस मिलते हैं, यानी कैटायंस के चारों तरफ अमोनिया होगी। जी हाँ, अमोनिया में ही डिसॉल्व किया गया है। इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ अमोनिया होगी। इलेक्ट्रॉन का लॉस यही हुआ है, सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा और सॉल्यूशन में ही इस प्रकार से M प्लस यानी कैटायन मिलेगा। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अमोनिया चारों तरफ होगी तो इसे बोला जाएगा अमोनिएटेड कैटायन। इसके चारों तरफ अमोनिया होगी, इसे बोला जाएगा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है, इसके बाद देखिए इसका ब्लू कलर क्यों होगा, कंडक्टिविटी क्यों होगी। क्या कंडक्टिविटी होगी, बिल्कुल होगी। कैटायन इलेक्ट्रॉन दोनों एग्जिस्ट करते हैं अमोनिया सॉल्यूशन में। ऐसा सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए, कंडक्टिंग होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा होगा। कैसा होगा, कंडक्टिंग होगा और पैरामैग्नेटिक नेचर होगा इसका। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, बिल्कुल होगी। पैरामैग्नेटिक नेचर इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस प्रकार से अमोनिएटेड कैटायंस एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से क्या है, कंडक्टिविटी है। इसके बाद देखिए एट कंसंट्रेशन अबव 3 मोलर, 3 मोलर से ज्यादा कंसंट्रेशन हो
यानी काफी सारे मेटल कैटायंस होंगे, यानी अमोनिएटेड कैटायंस होंगे, काफी सारे होंगे। देखिए इस प्रकार से, अगर कंसंट्रेशन 3 मोलर से ज्यादा हो क्या होगा? इस प्रकार से लिक्विड अमोनिया में M प्लस M प्लस M प्लस, और इस प्रकार से देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, M प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी अमोनिएटेड कैटायन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे केस में सॉल्यूशन कैसा होगा? कॉपर ब्रोंज होगा। दीज सॉल्यूशन कंटेन क्लस्टर ऑफ मेटल आयंस, हैंस पोजेस मेटालिक लस्टर। देखिए मेटल कैटायंस काफी सारे होंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा? मेटालिक लस्टर आ जाएगा। कब? जब कंसंट्रेशन 3 मोलर से ज्यादा हो। याद रखना ये पॉइंट। इसके बाद देखिए कलर आपने अंडरस्टैंड किया, ब्लू होगा, अमोनिएटेड कैटायंस होंगे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंडक्टिंग होगा, बिल्कुल होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। कैसा नेचर होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। 3 मोलर से ज्यादा कंसंट्रेशन हुई, कॉपर ब्रोंज कलर हो जाएगा। अंडरस्टैंड किया ये पॉइंट। इसके बाद देखिए द ब्लू सॉल्यूशन ऑन स्टैंडिंग, द ब्लू सॉल्यूशन ऑन स्टैंडिंग slowly liberates dihydrogen gas and loses paramagnetism, color intensity of solution। ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है, इस प्रकार से हमारे पास देखिए M प्लस अमोनिया X प्लस इलेक्ट्रॉन अमोनिया Y। हमारे पास ध्यान से देखिए अमोनिएटेड कैटायंस है। क्या है? अमोनिएटेड कैटायंस है। इस प्रकार से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है। आई होप ये पॉइंट आपने नोट किया होगा। तो क्या होगा? वेरी स्लोली क्या होगा? वेरी स्लोली आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा? ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा इस एसिडिक एच पर। इस प्रकार से देखिए काफी सारे अमोनिया मॉलिक्यूल होंगे, ये इलेक्ट्रॉन का अटैक अगर अमोनिया के एसिडिक एच पर हो जाए तो इससे क्या होगा? सोचिए क्या होगा। देखिए इससे H2 गैस इवोल्व होगी। क्या इवोल्व होगी? H2 गैस। और जहां से H2 गैस इवोल्व हुई है, जहां से देखिए हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, वहां से नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा अपीयर होगा? नेगेटिव अपीयर होगा। जी हां, H ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होंगे? नाइट्रोजन के पास होंगे, तो चार्ज नेगेटिव होगा। किसकी फॉर्मेशन होगी? देखिए MnH2 की, H2 गैस इवोल्व होगी। इस प्रकार से देखिए अमाइड फॉर्म होगा। NH2 माइनस इज अमाइड। इस प्रकार से मेटल अमाइड फॉर्म होगा। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। इस प्रकार से देखिए स्लोली H2 गैस इवोल्व होगी एंड अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। आई होप आपने इस पॉइंट को किया होगा अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को हमें करना है अंडरस्टैंड। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या है? देखिए मेटल की इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के साथ कंबाइन होने की जो टेंडेंसी है, वन साइडेड शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन की होगी मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की, तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की वन साइडेड शेयरिंग को, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को बोला जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। और इस कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग से कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं। किस प्रकार से? देखिए ये मेटल है और ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। यहां से यहां अगर मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इस प्रकार की वन साइडेड शेयरिंग हो, तो इसे क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। और इस टाइप की बॉन्डिंग को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ध्यान से देखिए इस टाइप की बॉन्डिंग को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग फॉर्म करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? ध्यान से देखिए एल्कली मेटल्स फॉर्म लेस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस देन एनी अदर ग्रुप ऑफ मेटल आयंस। साइज बड़ा होता है
अगर साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस इफेक्टिवली, इस प्रकार से देखिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जी हाँ, मेटल एटम बड़ा है तो कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा, इफेक्टिवली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इस केस में देखिए, दिस इज ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज एंड वीक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी decreases in the order down the group, complex forming tendency, lithium, sodium, potassium, rubidium, सीजियम। इस प्रकार से देखिए, लिथियम से सीजियम तक जाने पर इस प्रकार से देखिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीज करती है। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। देखिए, अगर यहां इसका साइज बड़ा हो और जेड इफेक्टिव कम हो, ऐसे केस में ऐसा बॉन्ड वीक होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी कम होगी। एल्कली मेटल एटम्स के जो साइज है ये बड़े हैं, जेड इफेक्टिव कम है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी, इस प्रकार की कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी कम होती है। आई होप आपने इस पॉइंट को किया होगा अंडरस्टैंड। देखिए, आगे चलने से पहले ये जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, मुझे डाउट हुआ, हो सकता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में आपको उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो, तो आगे चलने से पहले एक बार आपकी इस डाउट को दूर करना चाहूँगा। मेरे दिमाग में आया कि आप 11th क्लास में हैं, हो सकता है हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो। आप 12th क्लास में होते तो देखिए, फिजिक्स में भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को आप अंडरस्टैंड करते। वैसे मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इसके बारे में आपको बताया है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, होती कि नहीं होती है? जी हाँ, होती है, आप जानते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कोई सब्सटेंस अगर अट्रैक्ट हो जाए, उस केस में इस बिहेवियर को बोला जाएगा पैरामैग्नेटिज्म। क्या बोला जाएगा? पैरामैग्नेटिज्म। ऐसा तभी होगा जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां देखिए, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए, नेचर ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सोल्ट से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट बातों को अंडरस्टैंड करने की। ध्यान से देखिए, एक्सेप्ट Li2CO3 अदर मेटल कार्बोनेट्स डू नॉट डिकम्पोज इवन एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई आयनिक कैरेक्टर। देखिए, बड़े कैटायन के साथ बड़ा एनायन स्टेबल होता है। आप जानते कि नहीं जानते हैं? ऐसा कंपाउंड स्टेबल होगा, बड़ा कैटायन होगा, बड़ा एनायन होगा। ऐसा हुआ, कैटायन स्मॉलर हुआ, एनायन काफी बड़ा हुआ। इस केस में देखिए, अच्छा लैटिस नहीं बन पाएगा। अच्छा लैटिस नहीं बन पाएगा तो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, इनफैक्ट डिकम्पोज हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की बात की गई है। कार्बोनेट आयन कैसा होगा? कार्बोनेट आपने सुना होगा CO3 2- को बोलते हैं, ये कार्बोनेट आयन है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखिए, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये देखिए O-। एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमें यहां देखिए, रेजोनेंस इफेक्ट को करना होगा कंसिडर। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। डबल बॉन्ड यहां भी मिल सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां भी मिल सकता है। इनफैक्ट डबल बॉन्ड आपको यहां भी मिल सकता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाइब्रिड कैसा होगा? देखिए, इसका हाइब्रिड ऐसा होगा। कैसा होगा? देखिए, ऐसा होगा, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये देखिए, -2 चार्ज 3 ऑक्सीजन पर डिवाइडेड होगा। किस प्रकार से? -2/3 -2/3 -2/3। इस प्रकार से देखिए, -2 चार्ज 3 जगह डिवाइडेड होगा। और ये देखिए,
1 पाई ये भी 3 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। किस प्रकार से होगा? देखिए 1/3, 1/3, यहां देखिए 1/3 इस प्रकार से होगा डिस्ट्रीब्यूटेड। 1/3, 1/3, 1/3। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, कार्बोनेट आयन कैसा होगा? ऐसा होगा। यह है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस के बाद देखिए इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर मिल रहा होगा। अगर आपने रेजोनेंस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन को आपने किया अंडरस्टैंड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया, उनसे देखिए हाइब्रिड आपको ऐसा ही मिल रहा होगा। इसके अलावा देखिए बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन ऐसा होगा HCO3 माइनस, यानी ये ऐसा होगा। देखिए C डबल बॉन्ड OH, OH O माइनस, ये है बाइकार्बोनेट आयन। आई होप आपने बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट आयंस को नोट किया होगा। इसके बाद देखिए कार्बोनेट की पूरी कहानी को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। ध्यान से देखिए सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, एल्कली मेटल कार्बोनेट्स। ध्यान से देखिए सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल्स कार्बोनेट। देखिए किस प्रकार से मिलती है एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट की सोल्युबिलिटी, किस प्रकार से मिलती है, क्या ऑर्डर होगा? देखिए ऑर्डर क्या होगा? Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, ध्यान से देखिए K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3। इस प्रकार से एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट होंगी। सोल्युबिलिटी ऑर्डर इस प्रकार से मिलता है। ये देखिए ये इनसोल्यूबल होगा। क्या होगा? ये इनसोल्यूबल होगा। ध्यान रखना है, ये होगा इनसोल्यूबल। आई होप आपने इसको किया होगा नोट। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको नोट करना है। क्या नोट करना है? देखिए Li2CO3 को हीट करने पर, Li2CO3 को हीट करने पर क्या फॉर्म होगा? ध्यान से देखिए Li2O प्लस CO2 फॉर्म होगा। देखिए ये थर्मली अनस्टेबल है, थर्मली ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? लिथियम प्लस एक छोटा कैटायन है, और ये देखिए कार्बोनेट बड़ा एनायन है, काफी बड़ा एनायन है। इसका लैटिस स्टेबल नहीं होता, स्ट्रॉन्ग लैटिस नहीं होता, हीट करने पर डिकम्पोज हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए हीट करने पर डिकम्पोज हो जाएगा। क्या ऐसा Na2CO3 के केस में होगा? Na2CO3 को हीट करते हैं, डिकम्पोज नहीं होगा। क्या ऐसा K2CO3 के केस में होगा? जी नहीं। क्या ऐसा Rb2CO3 के केस में होगा? जी नहीं। क्या ऐसा CS2CO3 के केस में होगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आगे चलते हैं। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट्स की बात की जाए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल्स कार्बोनेट की बात की जाए, ध्यान से देखिए एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट की स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3। इस प्रकार से देखिए यहां से यहां मूव करने पर, ध्यान से देखिए यहां से यहां मूव करने पर, यहां से यहां मूव करने पर हमें साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होता हुआ मिल रहा है। जी हां, लिथियम प्लस से सीजियम प्लस साइज इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप में
अगर मूव करते हैं तो देखिए साइज इंक्रीज होगा, एटम का साइज इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी। ऐसे आप लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटासियम, पोटासियम से रुबीडियम, रुबीडियम से सीजियम मूव करते हैं तो क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, साइज इंक्रीज होगा। और ये देखिए CO3 2-, ये जो एनायन है, कार्बोनेट एनायन, इसका साइज बड़ा ही होगा। जी हां, ज्यादा ही होगा इसका साइज। आप जानते ही है कार्बोनेट एनायन बड़ा एनायन है, ये आप जानते हैं। अगर बड़ा एनायन है और नीचे जाने पर बड़ा कैटायन मिल रहा है तो बड़ा कैटायन बड़े एनायन के साथ क्या होता है? स्टेबल। और बड़ा एनायन छोटे कैटायन के साथ अनस्टेबल। इसलिए देखिए इसको हीट करने पर ये डिकम्पोज हुआ Li2O प्लस CO2 में। इनको हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होंगे। इनफैक्ट इस प्रकार से Li2CO3 से Na2CO3 K2CO3 Rb2CO3 CS2CO3 जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। इसके बाद देखिए बारी है बाइकार्बोनेट्स पर कमेंट करने की। ध्यान से देखिए स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट्स, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल्स, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की स्टेबिलिटी की बात की जाए, बाइकार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ध्यान से देखिए एल्कली मेटल्स के बाइकार्बोनेट्स LiHCO3 ये इतना कम स्टेबल है कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हां, एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। LiHCO3 does not exist in solid state, very important point। सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहीं बात की जाए NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, CSHCO3, देखिए इनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो मेटल एटम का साइज इंक्रीज होगा और देखिए बाइकार्बोनेट आयन का साइज भी बड़ा है। इस प्रकार से अगर मेटल एटम, मेटल आयन का साइज इंक्रीज होगा, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा और देखिए साइज ऑफ एनायन तो ज्यादा है ही। इस प्रकार से कैटायन का साइज इंक्रीज होगा, एनायन का साइज तो ज्यादा है ही, तो बड़ा कैटायन बड़े एनायन के साथ स्टेबल होगा। तो इस प्रकार से देखिए थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी। और LiHCO3 ये आपने नोट किया, इस केस में देखिए लिथियम प्लस एक छोटा कैटायन है और HCO3 माइनस, ये देखिए ये बड़ा एनायन है। लिथियम प्लस इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हुए, इसको पोलराइज करते हुए, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हुए, इसको पोलराइज करते हुए इसको तहस नहस करेगा। जी हां, बाइकार्बोनेट लिथियम का एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, यानी LiHCO3 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। अगर आप इस पॉइंट को नोट कर चुके हैं तो साथ में ये भी नोट कीजिए, बट इट कैन एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकता है, बट इट कैन एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकता है। एक्वस सॉल्यूशन हुआ तो पानी होगा। इस प्रकार से इतना ज्यादा लिथियम प्लस इसको पोलराइज नहीं कर पाएगा, पानी होगा, पानी स्टेबलाइज करता है, यानी वहां इसकी एग्जिस्टेंस हो पाएगी। ऐसे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगी। उम्मीद है आपने कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स से रिलेटेड
ये सारे पॉइंट्स अंडरस्टैंड किए होंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसके बाद हमें इन बाइकार्बोनेट से रिलेटेड काफी कुछ और भी जानना होगा। जी हाँ, सबसे पहले स्टेबिलिटी पर कमेंट करना होगा एक बार फिर से, ध्यान से देखिए। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स increases from sodium bicarbonate to cesium bicarbonate, यानी NaHCO3 to CsHCO3। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से बाइकार्बोनेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी सोडियम बाइकार्बोनेट से सीजियम बाइकार्बोनेट तक, बाइकार्बोनेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। इसको तो हम पहले ही देख चुके हैं, फिर नया क्या है देखिए। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है। एंड दे डिकम्पोज इवन ऑन जेंटल हीटिंग। देखिए, अगर इनको हीट करते हैं तो क्या होगा, MHCO3 ग्रुप 1 के मेटल बाइकार्बोनेट को हीट किया जाए तो क्या होगा, जनरलाइज करते हैं। देखिए, M क्या हो सकता है, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। बाइकार्बोनेट हुआ, हीट किया, क्या होगा, देखिए कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी, H2O फॉर्म होगा, CO2 गैस इवोल्व होगी। बैलेंस तो आप कर ही लेंगे, इस पॉइंट को आपको नोट करना होगा। इस प्रकार से बाइकार्बोनेट्स थर्मली अनस्टेबल होते हैं, हीट करने पर देखिए किस प्रकार से कार्बोनेट में तब्दील होंगे, CO2 गैस इवोल्व होगी। इस पॉइंट को आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोल्युबिलिटी ऑर्डर। ध्यान से देखिए, NaHCO3 से ज्यादा सोल्युबिलिटी KHCO3 की है, इससे ज्यादा RbHCO3 की है, इससे ज्यादा देखिए CSHCO3 की सोल्युबिलिटी है। आई होप आपने इस पॉइंट को भी नोट कर लिया होगा। इस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट से सीजियम बाइकार्बोनेट तक मूव करने पर सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो यहां से रिलेट भी कर सकते हैं। किससे रिलेट किया जाए, देखिए कार्बोनेट से रिलेट किया जाए सोल्युबिलिटी को। देखिए इस प्रकार से एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स की सोल्युबिलिटी से रिलेट किया जाए बाइकार्बोनेट्स की सोल्युबिलिटी को, तो देखिए सिमिलर ट्रेंड मिल रहा है। याद करना भी आपके लिए आसान होगा। इसके बाद देखिए नेचर ऑफ नाइट्रेट सॉल्यूशन की बात करनी है। जी हाँ, लिथियम भी नाइट्रेट फॉर्म करता है, सोडियम भी, सीजियम भी, यानी ग्रुप 1 के सभी मेंबर्स नाइट्रेट फॉर्म करते हैं। तो नाइट्रेट्स क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे। नाइट्रेट्स आर वाटर सोल्यूबल। तो देखिए नाइट्रेट्स वाटर सोल्यूबल होंगे, लेकिन हीटिंग इफेक्ट डिफरेंट होता है। एल्कली मेटल्स नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट डिफरेंट होता है। हमें देखिए हीटिंग इफेक्ट को ही जानना है, या नेचर ऑफ नाइट्रेट्स में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हीटिंग इफेक्ट। इस केस में हीटिंग इफेक्ट ही हमें करना होगा अंडरस्टैंड। देखिए किस प्रकार से जनरलाइज करते हैं। MnO3 इसको हीट किया जाए क्या होगा, ये M क्या है, M सोडियम हो सकता है, जी हाँ, पोटासियम बिल्कुल हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है, ये M होगा। इसके अलावा देखिए दूसरा केस हमारे पास है, लिथियम नाइट्रेट हुआ तो क्या होगा, इसको हीट किया तो क्या होगा। देखिए नाइट्रेट आयन बड़ा आयन है और लिथियम प्लस का साइज आप जानते ही हैं छोटा होता है, और लिथियम से सीजियम साइज इंक्रीज होता है। ध्यान से देखिए इस प्रकार से LiNO3 NaNO3, इसके बाद देखिए KNO3 RbNO3, ऐसे ही सीजियम नाइट्रेट की बात की जाए तो क्या होगा, यहां से यहां मूव करने पर, ध्यान से देखिए, यहां से यहां मूव करने पर
साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा, साइज ऑफ एनायन तो ज्यादा है ही, एनायन तो बड़ा है ही, ये आप जानते ही हैं। नाइट्रेट बड़ा एनायन है, तो देखिए बड़े एनायन के साथ बड़ा कैटायन एक स्टेबल लैटिस बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, या हम बोल सकते हैं लैटिस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। तो देखिए इस केस में अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो कैटायन का साइज हमें बड़ा मिलता है। तो देखिए ऐसे डाउन द ग्रुप मूव करने पर स्टेबिलिटी इस टाइप के लैटिस की क्या होगी, ज्यादा होगी। बड़ा कैटायन बड़े एनायन के साथ स्टेबल लैटिस बनाएगा, यानी स्टेबिलिटी इस प्रकार से डाउन द ग्रुप मूव करने पर नाइट्रेट्स की देखिए इंक्रीज होगी, साइज ऑफ कैटायन साइज ऑफ एनायन सिमिलर होंगे, तभी ज्यादा स्टेबल नाइट्रेट मिल पाएगा। एनायन का साइज तो बड़ा है, डाउन द ग्रुप मूव करने पर देखिए मेटल एटम का साइज भी इंक्रीज हो रहा है, यानी बड़ा मेटल एटम कब मिलेगा, जब हम नीचे मूव करते हैं। देखिए सबसे बड़ा मेटल एटम कौन सा है, ग्रुप 1 के केस में सीजियम है, यानी सीजियम नाइट्रेट CS+NO3- सीजियम नाइट्रेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। ये हमने इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर अंडरस्टैंड किया। अगर आपने भी स्टेबिलिटी ऑर्डर को अंडरस्टैंड कर लिया है तो इसके बाद देखिए हीट करने पर क्या होगा। इस केस में हीट करने पर ये नाइट्राइट में तब्दील होगा, NO2- नाइट्राइट है, नाइट्राइट में तब्दील होगा, O2 गैस इवोल्व हो पाएगी, यानी कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होगा। किस में डिकम्पोज नहीं होगा, NO2 एंड O2 में डिकम्पोज नहीं होगा। इस प्रकार से देखिए ये डिकम्पोज होगा MnO2 प्लस O2 में, यानी ऑक्साइड के साथ NO2 गैस इवोल्व नहीं होगी। इस केस में NO2 एंड O2 में डिकम्पोज नहीं होगा, मेटल नाइट्राइट मिलेगा आपको, ये फर्दर डिकम्पोज नहीं होगा। यहां देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में NO2 एंड O2 में डिकम्पोज होगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। इस केस में नाइट्राइट की फॉर्मेशन नहीं होगी। ये देखिए थर्मली अनस्टेबल है, इस प्रकार से Li2 मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 एंड O2 इसमें डिकम्पोज हुआ है। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। NO2 का कलर ब्राउन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका कलर ब्राउन होता है। और NO2 अनस्टेबल होती है, NO2 गैस अनस्टेबल होती है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, NO2 इज ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ध्यान से देखिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। ऑक्सीजन के पास देखिए 8 है, 8 × 2 काउंट कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए 16 + 7, 16 + 7 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं, इसके पास 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ध्यान से देखिए अगर इसके पास 23 इलेक्ट्रॉन्स है, ये हुआ ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। आगे चलकर जब आप इसकी बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने वाले हैं तो देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको इस प्रकार से मिलेगा, कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा, ये अनस्टेबल होगा, रिएक्टिव होगा। जी हाँ, NO2 इज ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एंड हाईली रिएक्टिव इन नेचर, हाईली रिएक्टिव इन नेचर, odd electron species and unstable molecule, and unstable molecule। जी हाँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग करना चाहेगा, therefore it undergoes dimerization, it undergoes dimerization to form colorless N2O4। इस प्रकार से अगर आपको कहीं से भी NO2 गैस मिल रही है, देखिए यहां डिकम्पोज किया,
इस प्रकार से NO2 गैस इवोल्व होगी, लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होगा। इवोल्ड NO2 गैस अनस्टेबल होगी, रिएक्टिव होगी। क्यों रिएक्टिव होगी? ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ अनस्टेबल होगी। इट अंडरगोज डाइमराइजेशन, यानी 2 NO2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर ऑन कूलिंग दे फॉर्म N2O4. It is stable with even number of electrons. देखिए ध्यान से, N2O4 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इस प्रकार से नाइट्रोजन की इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से होगी नाइट्रोजन की इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, और हमें N2O4 कलरलेस गैस मिल पाएगी। ध्यान से देखिए, कलरलेस गैस N2O4 मिल पाएगी। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ सल्फेट सोल्ट्स की। ध्यान से देखिए, सोल्युबिलिटी ऑर्डर हमें इस प्रकार से मिलता है। ध्यान से देखिए, सल्फेट्स का सोल्युबिलिटी ऑर्डर इस प्रकार से मिलता है। Li2SO4 से ज्यादा सोल्युबिलिटी Na2SO4 की होगी, इससे ज्यादा K2SO4, इससे ज्यादा देखिए Rb2SO4 एंड so on, except Li2SO4 other alkali metal sulfate salts do not decompose even at high temperature. हीटिंग इफेक्ट भी देखिए, सोल्युबिलिटी ऑर्डर के बाद हीटिंग इफेक्ट देखिए। अगर लिथियम सल्फेट की बात की जाए, देखिए ये आपने अंडरस्टैंड किया, सोल्युबिलिटी इसकी कम है, ये सोल्यूबल नहीं होगा वाटर में। आई होप आपने इसको किया अंडरस्टैंड, इसकी सोल्युबिलिटी कम है और स्टेबिलिटी भी कम है। ध्यान से देखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, इसके बाद हीटिंग इफेक्ट को करना होगा अंडरस्टैंड। Li2SO4 से आगे चलते हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ध्यान से देखिए, क्यों इंक्रीज होगी? इस प्रकार से आगे चलने पर स्टेबिलिटी इसलिए इंक्रीज होगी, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से आगे मूव करने पर स्टेबिलिटी ऑफ सल्फेट्स इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? स्टेबिलिटी इसलिए इंक्रीज होगी, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा। और देखिए, सल्फेट एनायन बड़ा एनायन है, बड़े एनायन के साथ बड़ा कैटायन ही स्टेबल लैटिस बना पाएगा। इस रूल को मैंने काफी बार आज इस सेशन में रिपीट किया है, उम्मीद करता हूं ये रूल आपने याद किया होगा। साइज ऑफ एनायन ज्यादा है, बड़ा एनायन है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया। देखिए, सल्फेट ऐसा है, ये सल्फेट है, बड़ा एनायन है, इसके साथ बड़ा कैटायन ही स्टेबल लैटिस बनाएगा, यानी सीजियम प्लस हो, रुबिडियम प्लस हो। आई होप इस कहानी को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इस प्रकार से कैटायन का साइज इंक्रीज होता है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। सोल्युबिलिटी का क्या ट्रेंड होगा ये आपके सामने है, इसको भी याद कीजिए। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। Li2SO4 हीट किया जाए क्या होगा, इसको जानना होगा। Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, इस प्रकार से अदर मेटल सल्फेट्स को हीट किया जाए क्या होगा। इन केसेस में कुछ भी नहीं होगा, स्टेबल होंगे। जी हां, कुछ भी नहीं होगा, लिथियम सल्फेट ही डिकम्पोज करता है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। ध्यान से देखिए, जी हां, इसकी स्टेबिलिटी कम है, यही डिकम्पोज करता है। क्या फॉर्म करता है? Li2O प्लस, ध्यान से देखिए, क्या फॉर्म करता है? SO3। इसके बाद देखिए, SO3 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छोटी छोटी मोटी मोटी बातें जानते हुए हमें आगे चलना होगा, तभी देखिए बेस भी स्ट्रोंग होगा और हम काफी स्ट्रोंग भी बन पाएंगे। बेस स्ट्रोंग होगा तो देखिए
नींव मजबूत होगी तो बड़ी इमारत बन पाएगी, ऐसे ही बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट आपके हो जाएंगे, यानी बड़ी बड़ी चीज़ों को आसानी के साथ आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ देखिए SO3 को हीट किया, फर्दर हीट किया, देखिए टेम्परेचर अगर हो 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो SO3 भी डिकम्पोज कर जाएगा। क्या फॉर्म करता है SO3? SO2 प्लस हाफ O2। सिंपल है। देखिए टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ तो ऐसा हाल होगा SO3 का। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया है। अगर आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया है, एक और देखिए की कॉन्सेप्ट देखिए, की कॉन्सेप्ट Li2CO3, Li2CO3, Li2SO4, LiF, Li2C2O4 and Li3PO4 and Li3PO4 are only salts of alkali metals, are only salts of alkali metals which are insoluble or sparingly soluble in water, all other salts are soluble in water। देखिए ग्रुप 1 मेंबर्स की एल्कली मेटल्स की इनसोल्यूबल सोल्ट्स देखिए, बाकी सभी सोल्ट्स क्या होंगी? सोल्यूबल होंगी। की कॉन्सेप्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सोल्यूबल होगा कौन इनसोल्यूबल होगा, इस कहानी में ज्यादा क्लैरिटी अगर आप लाना चाहते हैं, ये देखिए याद कर लीजिए Li2CO3, याद कीजिए Li2CO3, Li2SO4, LiF, Li2C2O4, Li3PO4। आई होप इनको आपने याद कर लिया होगा। अगर आप याद कर चुके हैं तो दी एल्कली मेटल्स के यही ऐसे सोल्ट होंगे जो इनसोल्यूबल होंगे या स्पेरिंगली सोल्यूबल होंगे, कम सोल्यूबल होंगे, बाकी सोल्ट्स सोल्यूबल होते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, आपकी कॉपी से होगा। अगर आपने इसको रिवाइज किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, तो आप इसके फाइनल आंसर तक आसानी के साथ कुछ ही सेकंड में पहुंच पाएंगे। यही तो खास बात है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, डेटा यहाँ फिट है, लॉजिकली आपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया है, तो कुछ ही सेकंड्स में आप फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। चलिए इसके बाद बारी है रिएक्शन विद कार्बन को अंडरस्टैंड करने की। ध्यान से देखिए, ओनली लिथियम फॉर्म्स कार्बाइड बाय हीटिंग इट विद कार्बन। कार्बन के साथ हीट करने पर देखिए इस प्रकार से लिथियम कार्बाइड ऑफ द टाइप Li2C2 ये फॉर्म करता है। ध्यान से देखिए किस टाइप का लिथियम कार्बाइड फॉर्म होगा, ऑफ द टाइप Li2C2। इसके बाद देखिए अदर मेंबर्स ऑफ एल्कली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद कार्बन। जैसे सोडियम की बात की जाए, पोटासियम की बात की जाए, डायरेक्टली कार्बन के साथ रिएक्ट करने पर देखिए कार्बाइड की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। इस पॉइंट को नोट कीजिए, लिथियम का साइज स्मॉलर है और राइट साइड कार्बन पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, इसका साइज भी स्मॉलर है। तो देखिए यहां से कार्बाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन यहां से कार्बाइड की फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं हो पाएगी। आई होप आपने इन सभी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड किया होगा, कंपाउंड्स को अंडरस्टैंड किया होगा। तो चलिए आज की सेशन में विदाई का वक्त आ गया है और देखिए नेक्स्ट सेशन में एनोमलस बिहेवियर ऑफ
लिथियम को हमें करना होगा अंडरस्टैंड, उसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को स्टार्ट करना होगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। ऐसी पूरी मस्ती के साथ याद करते रहिए, एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बुक का सबसे बड़ा रोल होगा आपके अच्छे मार्क्स लाने में। जी हाँ, क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक से ही होगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।